Welcome back students to Sixth Science Academy, and today we are going to start a new topic of mathematical tools of standard 11th only, that is vector. Okay, before going to vector I would like to tell you that why it is being introduced into physics. वेक्टर की क्या ज़रूरत पड़ी कि इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ा. ओके, सो लेट मी टेल यू दैट बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, लाइक वाइज वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इजंट इट. इनके बारे में हम जानते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, अंडरस्टूड. और इसके बारे में हम लोग ये भी जानते हैं व्हेन दीज थिंग्स आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, व्हेन दीज क्वांटिटीज आर कैलकुलेटेड इन द एक्स एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, या फिर नेगेटिव डायरेक्शन, तो आप उस हिसाब से उसका वैल्यूज को लिखते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव. लेकिन अगर वही बॉडीज अगर टू डायमेंशंस में मूव करना शुरू करें, जहाँ पे मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एक पॉइंट है इस तरीके से, सपोज अ बॉडी हैज स्टार्ट, इट हैज इट्स मूवमेंट फ्रॉम हियर, वो यहाँ से यहाँ मूव करता है फ्रॉम O to A विथ मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के साथ वो एक एंगल बनाकर मूव करने की कोशिश करता है, ठीक है. और वो थोड़ी देर के बाद वो पोजीशन ए से पोजीशन बी के तरफ वो मूव करता है, तो वो उसका नया डेस्टिनेशन हो जाएगा OB, isn't it? तो ये इस तरीके के टर्म्स के लिए हम लोगों को इंट्रोड्यूस करना पड़ा है, दैट इज व्हाट वेक्टर. तो वेक्टर क्या है, उसमें क्या हम लोगों को जानना है, उसको बेहतर तरीके से हम लोग समझते हैं. तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट वेक्टर क्या है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, जिससे आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. तो स्केलर क्वांटिटी क्या था, दोज क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, जैसे स्पीड होता है, डिस्टेंस होता है, अंडरस्टूड. सो इनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता. लाइक वाइज इफ आई विल से दैट आई एम मूविंग 5 मीटर बट इन विच डायरेक्शन आई डोंट नो, so that is what scalar quantity. But when we are talking about the vector quantity, we are knowing that I am moving 5 meter in the east direction, understood. If I have to move to Dhanbad, अगर हमको धनबाद जाना है तो I'll tell the auto driver कि आपको यहाँ से ऐसे जाना है, because I am knowing the direction, isn't it? उसमें क्या है कि हमको पूरा पोजीशन का लेंथ मालूम होता है कि हाँ इतना लेंथ है, वो 12 किलोमीटर यहाँ से डिवाइड से धनबाद का डिस्टेंस है, isn't it? एज वेल एज आपको डायरेक्शन भी मालूम होता है. तो दैट इज व्हाट वेक्टर क्वांटिटी. तो ये वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो फॉर रिप्रेजेंटिंग वेक्टर वी यूज अ साइन. रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर वी यूज अ साइन एंड दैट इज वेक्टर V, और उसके ऊपर एक एरो देते हैं, और ये एरो क्या डिसाइड करता है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे. ओके, likewise if I said that I have moved 5 meter, so I'll draw it like this, 1 2 3 4 5. तो ये हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेरी क्वांटिटी, कि हम यहाँ से 5 मीटर चले हैं, तो दिस इज व्हाट 5 मीटर. If I'll say that I have moved 2 meter, so I'll write it like this, 1 2. अंडरस्टूड. तो ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, isn't it? So these are the two magnitudes. इसमें ये वाला पार्ट होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, या फिर इसको हेड भी बोलेंगे, सॉरी टेल बोलेंगे. दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और कॉमनली नोन एज व्हाट, टेल, और ये हेड. यहाँ से ये से इस पॉइंट को हम लोग इनिशियल पॉइंट बोलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं. ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा टेल, ये इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन. तो आपको हेड क्या करेगा, वो आपको डायरेक्शन बताएगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है. और एज वेल एज ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड. ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका मैग्नीट्यूड है. अगर इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो विल यूज दिस टेल एंड हेड, अंडरस्टूड. और रिप्रेजेंट करना है वेक्टर को, तो विल यूज दिस. अब इसमें क्या क्या टर्म्स होते हैं वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, हर एक चीज को हम लोग बारीकी से जानेंगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड. फर्स्ट थिंग इज व्हाट, the first thing that we have to study into this is what, polar vector. polar vector, पोल से आपको समझ में आता है डायरेक्शन. वैसे वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, which have starting point, आप इसे लिख सकते हैं, which have starting point
और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लाइक दिस। इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये हो गया, ये इसका डायरेक्शन हो गया, अंडरस्टूड। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये कैसा वेक्टर आपका पोलर वेक्टर हो गया, अंडरस्टूड। नाउ द सेकंड वेक्टर इज एक्सियल वेक्टर। क्या है? एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, एक्सिस से आपको समझ में आता है कुछ कि एक्सिस क्या कहना चाहता है। जैसे इस फैन को आप देख सकते हैं, ठीक है, आप अपने घर के सीलिंग फैन को देख सकते हैं, दैट इट इज मूविंग, इट इज मूविंग। तो ये मूव करके कहाँ चला गया? धनबाद चला गया क्या? नहीं, इट इज नॉट मूविंग एनीवेयर। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है मैग्नीट्यूड का कि वो 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर 10 मीटर कितना भी मूव किया, लेकिन इसका मूवमेंट कहीं पे नहीं हो रहा। अगर इसका मूवमेंट नहीं हो रहा है देन तो ये कैसी क्वांटिटी है, ये कैसा वेक्टर हो गया? तो आपको ये जानना है कि फैन जब मूव करता है तो वो एक पॉइंट से मूव करता है, वो अपने एक्सिस से रोटेट करता है, ठीक है। तो उसका क्या होता है? उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है जिसके जरिए वो मूव करता है। इफ यू कैन सी द फैन, अगर ये फैन है, दिस इज अ फैन, ठीक है, पार्डन माय डायग्राम, तो ये इसका एक्सिस है जिसकी वजह से मूव करता है। अगर फैन का मूवमेंट देखेंगे तो वो इस तरीके से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन पे, ठीक है। तो हर पॉइंट पे, यहाँ पॉइंट पे ये इसका डायरेक्शन यहाँ है, यहाँ पे यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, ये इसका डायरेक्शंस होता है, दीज आर द डायरेक्शंस। लेकिन ये कैसा डायरेक्शन है और ये कैसा मोशन है, ये पॉइंट जो है, ये हर छोटे छोटे पॉइंट्स कैसे हैं, ये सब आपका कैसा है? लीनियर मोशन। दीज आर व्हाट? लीनियर मोशन। लेकिन वो एक्सिस पे रह के जो मूवमेंट करता है वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, नो इजंट इट? और ये एक्सिस पे रह के मूव करने की कोशिश करता है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन पे होगा? इट्स डायरेक्शन इज किसका लिख रहे हैं हम लोग? एक्सियल वेक्टर का लिख रहे हैं। इट्स डायरेक्शन इज along the axis of rotation, ठीक है। अब इसको बेहतर तरीके से और समझने की कोशिश करेंगे दैट कि क्या इसका कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। बिकॉज हम लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोगों ने बात करा, तो इसका कोई भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होता है। इट डजंट हैव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इट डजंट हैव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्लियर है? अच्छा, इज देयर इज एन एग्जांपल जिससे हम लोग इस चीज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं? यस, एग्जांपल्स आर देयर। जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ऐसे बहुत होते हैं एक्सेट्रा। ओके, सो यू कैन राइट दिस एग्जांपल्स। अब ये एंगुलर वेलोसिटी के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या होता है, ठीक है। अगर हम इस फैन को यहाँ पे नीचे उतार के और यहाँ पे लेकर आते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि मान लेते हैं दैट इट इज मूविंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, वो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। आप देखिए इसका मूवमेंट ऐसा है, तो अगर आप कर्ल फिंगर्स को इसके डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपका थंब किस डायरेक्शन में जा रहा है? नीचे डायरेक्शन में। तो इसका डायरेक्शन आपको पता है किधर होता है? along the axis of rotation। तो ये वाला this will be the axis of what? rotation, और जो कि किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर इस वैसा ही अगर एंगुलर उसका मूवमेंट इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब मूवमेंट कैसा है? ऐसा, तो ये थंब किधर है? ऊपर, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा? ऊपर डायरेक्शन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? आपने देखा होगा इस चीज को कि अगर फैन चल रहा है, ठीक है, अगर फैन उल्टा चलता तो हवा लगता है क्या? नहीं, किधर जाता है? ऊपर, अंडरस्टूड। वैसे ही अगर आप बोतल को खोलने की कोशिश करेंगे, जो आपका बॉटल का जो कैप होता है, अगर आप उसको ऐसे खोलते हैं तो वो किधर जाता है?
ऐसे खुल रहा है वो इस डायरेक्शन में, तो वो किधर जाता है, ऊपर ढक्कन खुलता है। अगर आपको ढक्कन लगाना है तो आप कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, ऐसे। तो ये इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, दैट इज ओके। सो इट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो वो ढक्कन किधर जाएगा, नीचे। स्क्रू में देखेंगे, स्क्रू में क्या करते हैं, आप ऐसे उसको टाइट करते हैं, जब वो टाइट ऐसे करते हैं तो वो किधर जाता है, नीचे। बचपन में हम लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि इधर से टाइट करें कि उधर से टाइट करें। तो ये चीज आपको क्लियर पता चलता है इससे कि अगर आप क्लॉकवाइज करते हैं तो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर होगा, नीचे की तरफ। अंडरस्टूड। तो अगर हमको यहाँ पे स्क्रू डालना है, तो अगर हमको अंदर ले जाना है तो हम क्या करेंगे, हम इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाएंगे। अगर उसको वापस बाहर निकालना तो हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जैसे ऐसे घुमाएंगे, थंब देखो किधर बाहर, और ये इसको बाहर ले आएगा। अंडरस्टूड। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसको आप लोग यहां पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। अंडरस्टूड कि मतलब इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर है भाई, अंडरस्टूड। तो वो क्लियर पता नहीं चलता है। लेकिन अगर आप उसको कॉमन वे में देखते हैं अपने आप अपने आपका हाथ तो आपके पास हमेशा रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। आप समझ सकते हैं, ठीक है। फैन वाले ही देख सकते हैं एग्जाम्पल, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का एक और एग्जाम्पल देते हैं। मान लो कि इधर से बारिश हो रही है, तो आपने छाता लिया और इधर रखा, तो हम बोलेंगे बुढ़वा उधर क्यों कर रहे हो, इधर करो। तो आप क्या करते हैं, छाता को ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे घुमाते, ऐसा करते हैं क्या, नहीं, क्या करते हैं, आप हैंडल को पकड़ते हैं, हैंडल को पकड़ के ऐसे घुमाते हैं। तो आप कर क्या रहे हैं, आप सिर्फ एक हैंडल से उतने बड़े छाता को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। यार कंट्रोलिंग इट, इधर से धूप है, आपने क्या किया, हैंडल को उधर घुमा दिए। अंडरस्टूड। So your handle is acting as a what, axis of rotation, और वो डिसाइड कर रहा है कि उसका डायरेक्शन किधर, उसका डायरेक्शन होना चाहिए। अंडरस्टूड। आर यू गेटिंग द थिंग्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके, सो लेट्स मूव अहेड। आई गेस यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज एक्सियल वेक्टर। अब हम लोग मूव करते हैं इक्वल वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर्स की तरफ। तो बेटर है इसको आप जल्दी से इसको नोट आउट डाउन करें और हम लोग उसको लिखते हैं। वेक्टर को आप अगर प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए चीजों को आप बारीकी से समझें, ठीक है, तब आपको हर एक चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको उसका नेमिंग भी कुछ ऐसा रहता है कि आपको समझ में आ जाए नॉर्मली। अंडरस्टूड। तो आपको क्या करना है, अपने बेसिक्स से स्टिक रहना है कि हमको क्या बताया गया है वेक्टर के बारे में। जो भी जानकारी आपको दी गई है उन सारी जानकारियों को आपको अपने पास रखना है। यहाँ पे कीप ऑल दो इन्फॉर्मेशन स्टिक विथ यू दैट अबाउट द वेक्टर। इफ आई सेड दैट द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर v, ओके, then the things will be related to this only. Okay, so let's start. The next is what, equal vector. The word itself says the equal. Equal means क्या, बराबर। तो मतलब बराबर क्या, वेक्टर क्या है जिसका मैग्नीट्यूड और क्या होना चाहिए, डायरेक्शन। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब इसका मैग्नीट्यूड, अगर एक का मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, 1 2 3 4 5, तो अगला और मान लेते हैं कि ये वेक्टर कैसा है, वेक्टर ए, और अगला वेक्टर है वेक्टर बी, तो उसका भी मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और दोनों का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वैसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। ओके, एक और चीज है कि इन दोनों के बीच का अगर एंगल चेक करेंगे तो कितना है, 0 डिग्री। अंडरस्टूड। सो यू कैन से दैट। सो लेट्स राइट। सिंपल है, हम एक फ्रेम करके पूरा डेफिनेशन हम नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ पॉइंट्स को लिख रहे हैं। जैसे हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग सेम व्हाट, मैग्नीट्यूड and same direction, and same direction, और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0। क्लियर है? so that was what, equal vector. now the negative vector, किसी चीज को नेगेटिव कब बोलते हैं, जब उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सिंपल सा बात है। तो उसका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन क्या हो, डिफरेंट हो, और उनके बीच का एंगल कितना हो रहा है, बताइए हमको। अगर दोनों एक अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा तो उसका कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री।
अंडरस्टूड। सो हैविंग व्हाट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा बताइए, हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। तो क्या ऑपोजिट रहेगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन। और एंगल कितना होंगे इनके बीच में, दैट इज 180 डिग्री। क्लियर है? तो क्या लग रहा है कि चीजें आपको टफ लग रही है क्या? नहीं। सो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज द कोलिनियर वेक्टर। ये वर्ड आपने अपने मैथ्स में पढ़ा, कोलिनियर, इजंट इट? कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि आपका जो डायरेक्शन हो वो सेम होना चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल हो ना हो कोई मतलब नहीं। सो इट शुड हैव व्हाट, द सेम डायरेक्शन वॉट एवर द मैग्नीट्यूड कुड बी। जैसे देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है, तो इट विल हैव सेम डायरेक्शन एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड, अनइक्वल मैग्नीट्यूड। Is that clear? So that was what, collinear vector. Moving ahead, coplanar vector. कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेन वेक्टर मतलब एक को का मतलब क्या होता है, एक, अंडरस्टूड, एक जगह एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो अगर सिंगल प्लेन पे दो डिफरेंट वेक्टर्स नजर आ रहे होंगे तो वैसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लेनर। सिंपल है। सो राइट दिस, हैविंग द सेम फ्रेम इन अ सिंगल प्लेन, इन अ सिंगल प्लेन। और ऐसा कब हो सकता है, ऐसा ऐसा, तो भाई ये दोनों जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, ये वेक्टर अलग है, ये वेक्टर भी, दो अलग अलग है, ओके, दोनों का डायरेक्शन अलग है लेकिन दोनों एक ही प्लेन पे है, तो वैसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। क्लियर है? अब उसके बाद आता है कोइनिशियल वेक्टर। ये भी आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, कोइनिशियल वेक्टर। इसलिए नाम से आपको ये क्लियर करने की कोशिश करी गई है कि आपको नाम से ही पता चलता है कि वो कैसा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका क्या प्रॉपर्टीज हो। कोइनिशियल वेक्टर मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सो लेट्स राइट हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर है? So that what you have got from the coinitial vector. चलिए इसको रब करते हैं, बिकॉज उसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उसमें थोड़ी सी ज्यादा बात करने की जरूरत है। ओके, लाइकवाइज तो बेटर आप इसे कॉपी करें, तब तक वीडियो को पॉज करके और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Okay, the next vector that we are going to study is the null vector. ये नाम सुना कभी, नल सुना होगा मैथ्स में, नल, जिसका एक और नाम है जीरो, जीरो वेक्टर। समझ में तो आ रहा है? जीरो वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो। ऐसा क्या नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होगा क्या, यस, इसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एक ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, सपोज दिस इज वेक्टर ए, ओके, इसका मैग्नीट्यूड 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, हम चाहते हैं कि इसको शॉर्ट कर दें, इसको 6 से 3 बना दें, लेकिन अभी भी है क्या, ये वेक्टर है, अभी भी डायरेक्शन क्या है, उधर ही है, अभी भी इसका मैग्नीट्यूड है, इसको 3 से 1 बना दिया, अभी भी वेक्टर क्या है, एक डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में। अब मैंने इसको बनाया वेक्टर दिस, बताइए अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 0, लेकिन डायरेक्शन किधर है, कैसे पता चला भाई, चेहरा देख के समझ जाते हैं आप, तो बोला भाई आप बच्चा तो वही था,
बच्चा तो वही है, आपने क्या किया, उसको छोटा कर दिया, नेचर थोड़ी बदला उसका। अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाट, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इट्स मैग्नीट्यूड इज व्हाट, 0, इसका मैग्नीट्यूड 0 रहता है। तो क्या उसका नेचर बदल जाएगा क्या? उसका नेचर नहीं बदलेगा, वो वेक्टर है तो वेक्टर ही रहेगा, जात वही है भाई, इट विल नॉट चेंज। अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाट, सॉरी, नल वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा बताइए, इसका डायरेक्शन किधर होगा? इसका डायरेक्शन नहीं होगा, इट विल हैव 0 मैग्नीट्यूड एज वेल एज नो डायरेक्शन। अगर आपको सिर्फ हम यही दिखाएंगे तो आप बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है? नहीं। तो बात किसकी हो रही है, इसकी कि इसकी? बात इसकी हो रही है, तो उसका डायरेक्शन नहीं है और उसका मैग्नीट्यूड भी नहीं है। आर यू गेटिंग द थिंग्स, हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो ऐसा कब हो सकता है? क्या आपको वेक्टर्स ऐसे मिलेंगे? नहीं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक वेक्टर मैंने आपको ऐसे दिया, वेक्टर ए, एक और वेक्टर दिया, वेक्टर बी, सेम। अगर ये 5 मीटर का है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो एक और वेक्टर मैंने दिया, वेक्टर बी, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, 5। तो इन दोनों के बीच में क्या है, नेगेटिव वेक्टर। अंडरस्टूड? तो इन दोनों के बीच कैसा होगा एप्लीकेशन, लाइक दिस, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, और ये इनका वैल्यू कितना हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0। अंडरस्टूड? सो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, नल वेक्टर बोलेंगे। इज दैट क्लियर? सो इफ अ वेक्टर इज सब्ट्रैक्टेड बाय अ सेम वेक्टर, मतलब सेम वेक्टर मतलब ये नहीं कि उसी से, मतलब वैसा ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो वो क्या हो जाता है, नल वेक्टर बन जाता है। वंस अगेन, इफ अ वेक्टर इज सब्ट्रैक्टेड बाय सेम वेक्टर, इट्स रिजल्ट इज नल वेक्टर। इस बात को लिख लें, ठीक है? राइट दैट, if a vector is subtracted, if a vector is subtracted by same vector, then its result is a null vector, then its result is a null vector। चलिए नोट इट डाउन, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट के वर्ड से समझ में आ रहा है, सिंगल वन, इजंट इट? इसको समझने की कोशिश करते हैं, बहुत बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। इसको करना क्या, मान लेते हैं कि अ बस इज मूविंग, एक बस मूव कर रहा है, ठीक है, विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये है इसका वेलोसिटी, किसका, बस का। इट इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ v बस, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया कि ये 5 मीटर पर सेकेंड मूव करता है। अंडरस्टूड? तो अगर इसको हम, इसका सिर्फ ये पार्ट को उठाएं, दैट इज दिस, एंड दैट इज व्हाट, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये v बस है, वेक्टर v है, तो ये इसका यूनिट वेक्टर है, दिस इज इज यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर कैसे डिसाइड होता है, उसके ऊपर बर्थडे कैप लगा दो, सिंपल, इसको बोलेंगे हम लोग यूनिट वेक्टर। अंडरस्टूड? ये भी वही है, वेलोसिटी ऑफ बस, बस क्या है इसका, ये यूनिट वेक्टर है, एंड दैट इज हाउ मच, 1 मीटर पर सेकेंड। अब तो क्लियर समझ में आ रहा है कि आपका ये यूनिट वेक्टर होता क्या है। अंडरस्टूड? तो ये क्या है, तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, फुल वेक्टर, इसको फुल वेक्टर बोलते हैं। दिस इज व्हाट, फुल वेक्टर, ये फुल वेक्टर है, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर, दिस इज व्हाट, यूनिट वेक्टर। अंडरस्टूड? नाउ मूविंग अहेड, एक रिलेशन हम लोग पुट ऑन करना चाहते हैं, ठीक है, दैट अगर वेक्टर ए है तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फुल वेक्टर।
अगर एक कैप, इसको केप कैप बोलते हैं या हैट भी बोल सकते हैं, या बर्थडे कैप बोलो, आपका मन जो मन है बोलो, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब इस फुल वेक्टर को अगर आप मॉड्यूलस पे ले लेते हैं, मॉड्यूलस तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, ये आपका फुल वेक्टर है, इसको अगर आपने मॉड्यूलस पे डाला तो ये कैसा हो जाता है, अंधा, मतलब इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं होगा, इट विल हैव नो डायरेक्शन, बिकॉज आपने इसका दरवाजा क्या कर दिया, बंद कर दिया, इट हैज नो डायरेक्शन, अंडरस्टूड। सो ये हो जाता है सिर्फ और सिर्फ इसके पास क्या है, ताकत, मतलब स्ट्रेंथ, मतलब मैग्नीट्यूड। तो ये कैसा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है। नॉर्मली इसको बच्चे गलती क्या करते हैं कि जैसे एक स्केलर अगर है, एक अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है तो उसको आप क्या लिखते हैं, ए, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो आप क्या लिखते हैं, वेक्टर ए, अंडरस्टूड, उसके ऊपर आप एरो पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर मॉड्यूलस डाल देंगे तो वो स्केलर बन जाता है, मतलब हम ऐसा ए लिख सकते हैं, और बच्चे लिखते हैं ऐसा, इवन बहुत सारे टीचर्स भी लिखते हैं, लेकिन ये गलत है, यू कांट डू दैट, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज ये क्या है, ये स्पेशली हम इसकी बात करते हैं, ये क्या बोल रहा है कि हम शुरू से स्केलर है, मेरे पास शुरू से कोई डायरेक्शन ही नहीं था, लेकिन ये वेक्टर जो फुल वेक्टर है ये क्या बोल रहा है, भाई मेरे पास मैग्नीट्यूड है, मेरे पास डायरेक्शन भी है, लेकिन फिलहाल नहीं है। इसको क्या किया गया, मॉड्यूलस में डाल के इसके डायरेक्शन को हम यूज नहीं कर रहे, हम इसको सिर्फ किसको यूज कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड को यूज कर रहे हैं। तो डिफरेंस है ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड दिस मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, फुल वेक्टर। सो ये क्या है, दिस पार्ट इज व्हाट, मैग्नीट्यूड, दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, अंडरस्टूड। चलिए, ये डाउट आपको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे बच्चे करते हैं कि उसको थोड़ा सा डीप लिख देते हैं, तो उसके जगह बेटर है आप ऐसा लिख ले, शॉर्टकट में करते हैं बच्चे, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि अगर बगल में कहीं अगर आपको स्केलर को वेक्टर के साथ ऐड करना होगा, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आप लिखकर खुद ही भूल जाओगे कि स्केलर के साथ आपने वेक्टर का एडिशन करा है, बिकॉज उस दिन तो समझ में आएगा, लेकिन जिस दिन नोट्स पढ़ेंगे उस दिन आप कंफ्यूज हो जाओगे दैट, अरे भाई कौन सा स्केलर कौन सा वेक्टर है, ये सोचने का वक्त भी नहीं मिलेगा, आप सोचेंगे दोनों स्केलर है भाई, इसके ऊपर कैप थोड़ी है, अंडरस्टूड। सो नाउ लेट्स राइट न्यू थिंग, दैट इज द रिलेशन बिटवीन full vector and unit vector, full vector and unit vector. Let's start it. फुल वेक्टर ये बनता कैसे, सबसे पहला तो वो उसका मैग्नीट्यूड होता है और उसके साथ उसका यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। सो व्हाट यू विल राइट, फुल वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड इनटू व्हाट, यूनिट वेक्टर, दिस इज द रिलेशन, ठीक है। तो इन्हीं में से अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, सपोज दैट यू हैव टू फाइंड व्हाट, यूनिट वेक्टर, तो आप क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर के लिए व्हाट यू विल राइट, फुल वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अंडरस्टूड। इससे आप लोग अलग अलग भी निकाल सकते हैं, क्लियर है। सो लेट्स डू दिस, यूनिट वेक्टर के लिए व्हाट यू विल राइट, फुल वेक्टर बाय वेक्टर, सो व्हाट यू हैव रिटन, यूनिट वेक्टर is equal to what, full vector by magnitude। और वैसे अगर सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो भी आप कर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है तो यू कैन राइट फुल वेक्टर बाय यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड is equal to full vector by unit vector। इन सब का यूज बहुत जगह है, स्पेशली जब आप
स्टैंडर्ड 12th के थ्योरम्स करेंगे, एक्सप्रेशंस करेंगे, तो वहाँ पे ये टर्म आपको बहुत बार आएगा। बहुत बार मतलब हर बार आएगा, हर बार, और आप हर बार कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा उसके क्रॉस प्रोडक्ट, कभी उसको डॉट प्रोडक्ट को लिखना होगा, कभी उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड को लिखना होगा, कभी उसको यूनिट वेक्टर को लिखना होगा। तो आपको ये टर्म याद रखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न दिस थिंग्स, स्पेशली ये फॉर्मूला तो आपको हर हाल में याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये 11th-12th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली पूरा का पूरा वेक्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये पार्ट कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? सो लेट्स मूव अहेड। हम लोग चाहते हैं कि इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में करते हैं, वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कब समझ में आता है आपको? कि वो कोऑर्डिनेट जिसको आपने अपने सहूलियत के लिए बनाया हुआ है उसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अंडरस्टूड? सो लेट्स राइट दैट। सबसे पहला यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, उसको आप लिखेंगे आई कैप, ठीक है। Now, unit vector in y direction, it will be taken as j cap. Unit vector in z direction will be taken as k cap. ये सहूलियत के लिए है, आप आगे आपको पता चलेगा कि इसको क्यों यूज किया गया है, ऐसा क्या इसका जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम आपको देना चाहेंगे। सपोज एक रिवर है, ठीक है, उस रिवर पे रिवर का जो स्पीड है vr, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, वो अराउंड मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड पे है, ठीक है। और उसके इस डायरेक्शन पे बोट मूव कर रही है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पानी इस डायरेक्शन में बह रही है रिवर का, बोट इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। इसको मैग्नीट्यूड को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो इसको इसके मैग्नीट्यूड को थोड़ा छोटा करना, ठीक है। बोट पे लगा हुआ एक झंडा है, वो मूव कर रहा है हमारा इस डायरेक्शन पे, और उसका वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। अंडरस्टूड? वैसे ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स है, और ये खासकर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसको हम लोग करते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हैं, ठीक है। हम एक एग्जांपल देना चाहते हैं कि मान लेते हैं कि r1 डायरेक्शन पे मान लेते हैं, एक हम आपको बता रहे हैं, लाइक सपोज आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर और हमको फैन तक पहुंचना है, ठीक है। तो फैन का डायरेक्शन यहां से इस एज से इस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं, या आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अंडरस्टूड? लेकिन अगर हमको यहां पहुंचना है तो हाउ आई विल मूव, हम कैसे मूव करेंगे? हम ये हमारा x डायरेक्शन, दिस इज y डायरेक्शन एंड दिस इज z डायरेक्शन। अंडरस्टूड? तो हमको वहां पहुंचने के लिए हमको क्या करना होगा? वहां से यहां, ठीक है, फिर उसके बाद हमको y डायरेक्शन में मूव करना होगा, उसके बाद हमको z डायरेक्शन में मूव करना होगा। अंडरस्टूड? आर यू गेटिंग द थिंग्स? तो उसके लिए आई एम राइट व्हाट, मान लेते हैं कि 4i कैप प्लस 5j प्लस 9k आई हैव मूव्ड लाइक दिस, ठीक है। आई हैव मूव्ड लाइक दिस। ये एग्जांपल है कि मैं इधर 4 कदम आया यहां से x डायरेक्शन में, 1 2 3 4, और 4 स्टेप्स आई मूव्ड इन दिस डायरेक्शन, और फिर यहां से कितना 5j, तो 5 स्टेप्स हम यहां पे मूव करके आगे जाएंगे, और वहां से 9 स्टेप्स ऊपर जाएंगे। आई मूव टू द
फैन, लेकिन अल्टीमेटली फ्रॉम वेयर टू वेयर आई एम मूविंग, फ्रॉम हियर टू हियर, ये स्लैंट डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, दैट इज व्हाट R1, और ये इन तीनों का बराबर है। अंडरस्टूड? ये इसका क्या है? रिजल्टेंट वैल्यू है। इट इज इट्स व्हाट? रिजल्टेंट वैल्यू। ठीक है, उसी तरीके से और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं कि मान लीजिए आपने मूव करा है 4i + 9j + 3 के R2 डायरेक्शन पे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है R2 4i + 9j प्लस, अच्छा ये 3 के है तो ये भी 3 के। तो यहाँ पे देखें 4i दोनों में बराबर है, 3 के दोनों में बराबर है, सिर्फ डिफरेंस है 5j और 9j का। अंडरस्टूड? तो ये तो आराम से कैंसिल हो सकता है और सिर्फ ये वैल्यू, तो ये सहूलियत हमको मिलती है। ठीक है, और मान लीजिए इसी में अगर हम इसको नेगेटिव कर देंगे तो कैसे समझेंगे? प्लस था तो तुम समझ गए कि ऊपर गए, तो माइनस है तो क्या करेंगे? नीचे जा रहे हैं, गेटिंग? हम नीचे जा रहे हैं तो ये प्लांट लेंगे। ठीक है, तो ये थी। एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए 2i + j + 3k + 3k, इसका आपको मैग्नीट्यूड निकाल के बताना है। यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं आप मॉडुलस पुट करके। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबको रूट ओवर पुट करना है। ठीक है, सो सबको रूट ओवर पुट करेंगे। जो 2 का स्क्वायर, इसको एज इट इज रखें अभी अलग, ऐसे हम लोग आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि i × i1 होगा, j × j1 होगा, k × k1 होगा, कहीं कहीं वैल्यूज का चेंज होगा, वो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का होगा, वो सब बाद में बात करें। फिलहाल इन सारे वैल्यूज को देखिए, ये 2 का स्क्वायर होगा इसका, अगर ये abc इसको मारेगा तो a² + b² + c² होगा, तो a² + 1² + 3², so you will get around 4 + 1 + 9। तो आपका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? √14। तो देखिए कितना इजी हो जा रहा है चीजें आपको बनाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे और टॉपिक्स हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोजीशन वेक्टर का बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का बात करेंगे, और उसके बाद ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऑल दीज आर एडिशन वेक्टर्स। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं वेक्टर में, आप इसलिए आप वीडियोस को कंटिन्यूसली मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा। एंड जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन पे आके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं करा है या शेयर नहीं करा है या सब्सक्राइब, मेन तो सब्सक्राइब, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियसली यू विल हैव प्रॉब्लम, आपको हमेशा नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो माय चैनल so that you can get the notification. So that's it for today. Thank you, students.